देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स का। क्वेश्चन लिखा हुआ है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होगा यहाँ पे कहता है नई चिन्ह परिपाटी दर्शाए। तो आपको पता होगा कि चिन्ह परिपाटी कैसे बनता है। ये तो है, ठीक है। तो कोई भी एक गोलीय दर्पण ले लीजिए, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। हम मान लेते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ही इसको बोला जाता है पी, यानी क्या बोला जाता है ध्रुव, और यहाँ पर होता है फोकस दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र यानी सी होता है। तो कोई भी दूरी हम मापते हैं किससे, तब पी से यानी ध्रुव से मापते हैं। तो जैसे ही दर्पण के हम दाहिने ओर जाते हैं, लिखेंगे दाहिने ओर, जैसे ही दर्पण के दाहिने ओर जाते कोई भी दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक होगी। दाहिने ओर जाने पर दाहिने ओर जैसे ही जाते हैं तो कोई भी दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ गया। जैसे ही दाहिने ओर जाएंगे कोई भी दूरी क्या होगा, धनात्मक। और दर्पण के बाएं ओर, यानी दर्पण के बाएं ओर और जाने पर कोई भी दर्पण के यदि बाएं ओर जाते हैं, लिखा हुआ है बाएं ओर जाने पर, यानी कोई भी दर्पण होगा उसके बाएं ओर जाते हैं तो कोई भी दूरी क्या होगा, निगेटिव होगी यानी ऋणात्मक होगी, ठीक है। बाएं ओर जाने पर क्या होगा, कोई भी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगी। ये इधर के चिन्ह दे देते। और कोई भी दूरी अगर ऊपर की ओर यानी पी है, यानी ध्रुव के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर कोई भी दूरी क्या होता है, धनात्मक। और जैसे ही नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर यानी पी के नीचे जाएंगे तो भी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नीचे जाने पर जैसे ही दर्पण की कोई भी दूरी मापते हैं, अगर जैसे ही दर्पण के नीचे जाते हैं तो भी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए फिर से बतलाते हैं, कोई दर्पण है कोई भी, ठीक है, उसमें दर्पण के जैसे ही दाहिने ओर जाते हैं तो कोई भी दूरी क्या होता है, धनात्मक। और दर्पण के बाएं ओर जाते हैं तो कोई भी दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। और दर्पण के जैसे ही ऊपर जाते हैं तो भी कोई दूरी क्या होता है, धनात्मक। और जैसे ही पी से कोई भी दूरी किससे नापते हैं, यहाँ पर पी से, नीचे में लिख देते हैं कोई भी दूरी ध्रुव यानी पी से मापी जाती है। कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाएगी, पी से यानी ध्रुव से मापी जाएगी। समझ में आ गया। तो जैसे ही पी के दाहिने इधर जाते हैं दाहिने तरफ प्लस, बाएं साइड जाते हैं तो माइनस, ऊपर जाते हैं प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस। समझ में आ गया। और एक और दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण की प्रधान अक्ष पर रखे बिंब, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष। तो उत्तल दर्पण एक पहले बनाते हैं, ये मान लेते हैं उत्तल दर्पण है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या किए, उत्तल दर्पण बना लिए। ऐसे एक रेखा खींचते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या होगा, पी होगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ पर सी होगा। उत्तल दर्पण में ये सब इधर ना होगा, फोकस इधर न, वस्तु रखाएगा इधर, लेकिन ये सब होगा इधर। तो हमको क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए इधर भी मान लेते हैं, पी ऐसे नहीं मानना चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सी, यहाँ पर मान लेते हैं अनंत। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं।
या प्रधान अक्ष उसी को बोला जाता है। तो लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष मतलब उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और पी के बीच कहीं पर भी आप वस्तु को रख दीजिए। मान लेते हैं कि हम वस्तु को यहाँ पर एफ पर रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम वस्तु को एफ पर रखते हैं, पी पर, ठीक है। तो कहता है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब, मतलब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर कोई बिंब मतलब कोई वस्तु रखा गया है, तो उसके प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे। तो हम क्या करते, वस्तु को एफ पर रखते थे। हमको पता है यदि उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। अगर वस्तु को हम अनंत के अलावा कहीं पर भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है। तो हम वस्तु को एफ पर रखे हैं, यानी यहाँ पर फोकस पर रखे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत पर रखते तो एफ पर बनता है, बाद बाकी कहीं पर भी रखेंगे तब पी और एफ के बीच बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, पी और एफ के बीच ना। तो हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण दर्पण पर भेजते हैं, तो ये परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगा ऐसे, ठीक है। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण अब उत्तल दर्पण पर भेजते हैं तो ये परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगा, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि आ कहाँ से रहा है, ये फोकस से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा एक प्रकाश की किरण को हम कहाँ पर भेजते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भेजते हैं, ठीक है। जब दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ पर ध्रुव से जाएगा तिर्यक कोण के साथ, तो इसी तरह तिर्यक कोण के साथ ही वापस लौट जाएगा परावर्तन के बाद। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से इधर से आ रहा है, ठीक है। और ये जहाँ पर एक दूसरे से टकराएगा दोनों परावर्तन के बाद लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में जहाँ पर टकराएगा वहीं पर कहेंगे कि प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसका नाम ए और इसका मान धर देते बी, वस्तु का नाम क्या धर दिए ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। समझ में आ गया, तो हम किरण खींच लिए, ठीक है। तो यही ना कहता था कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, मतलब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर खींचे गए बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचिए। हम किरण आरेख खींच दिए। तो अब हमको क्वेश्चन कहता है आगे कि प्रतिबिंब की प्राकृतिक ओकर बाद आकार मतलब साइज एवं स्थान को लिखे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, प्राकृतिक मतलब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब क्या बनता है, सभी काल्पनिक होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। यहाँ या सोझे लिख देते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। आपको पता होगा जैसे ही काल्पनिक होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो यहाँ पर लिख देते उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है। आपको पता होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, ठीक। हम लिख देना प्रकृति मतलब प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। जैसे ही काल्पनिक होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है ना। अब आगे लिखा हुआ है आकार क्या होगा। तो आपको पता होगा कि कोई भी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पर देखिए वस्तु का आकार बड़ा है, इसका प्रतिबिंब का आकार छोटा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण आकार क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है। क्या लिखेंगे बना प्रतिबिंब? वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है, ठीक। उसके बाद कहता है स्थान क्या होगा, तो बतलाएंगे यदि वस्तु को फोकस दूरी पर रखते थे इसका प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे स्थान, क्या लिखेंगे प्रतिबिंब का? लिखेंगे यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए तो पूरा कंप्लीट हुआ।